हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर 26 क्वेश्चन हम करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बनता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो किसने ड्राफ्ट किया था। तो हमारे पास चार ऑप्शन है: लॉर्ड मैक्लरी, सर जेम्स एफ स्टीफन, या हार्ड, या फिर उसके बाद है सर हेनरी समर मैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा आएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ, कि लॉ ऑफ एविडेंस में क्या कंसिस्ट होता है। इसमें पहला हमारा है ऑप्शन ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, लीगल रूल्स ऑफ रीजनिंग, रूल्स ऑफ लॉजिक, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? बी, लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस। इसी तरह से क्वेश्चन हमारा थर्ड आता है रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी अंडर द इंडियन एविडेंस आर। मतलब कि जो रेलिवेंसी है और जो एडमिसिबिलिटी है, दो चीज़ें बताई हैं अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या है वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं या को एक्सटेंसिव है, या नाइदर सिनोनिम्स है नॉर को एक्सटेंसिव है, या फिर सिनोनिम्स एंड को एक्सटेंसिव दोनों है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी, कि ना तो ये सिनोनिम है रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, और ना ये एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, ये को एग्जिस्टेंस भी नहीं है इनकी। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है हमें सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट। तो इसके लिए चार ऑप्शन है: कैन बी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट, कैन बी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट, कैन बी सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग, या नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा आंसर हमारा आएगा चारों में से? इसमें से हमारा आंसर आएगा सी। ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास फोर्थ हमारे पास आता है, फोर्थ के बाद फिफ्थ आता है हमारे पास कि व्हाट इज़ करेक्ट एज रिगार्ड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट। क्या आता है हमारे पास? व्हाट इज़ करेक्ट एज रिगार्ड द एडमिसिबिलिटी ऑफ द सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट। तो इसके अंदर हमारे पास चार ऑप्शन है। कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? नंबर ए है सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज़ एडमिसिबल बट सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट इज़ नॉट जनरली एडमिसिबल। दूसरा क्या है? सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट इज़ एडमिसिबल बट सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट इज़ नॉट जनरली एडमिसिबल। फिफ्थ है सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स बोथ आर जनरली एडमिसिबल। और डी है हमारा सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट बोथ आर जनरली इनएडमिसिबल। तो इन चारों में से हमारा आंसर कौन सा होगा? हमारा आंसर होगा ए। ठीक है। इसी तरह से हमारा सिक्स क्वेश्चन आता है। सिक्स के अंदर क्या आता है? अंडर द लॉ ऑफ एविडेंस एज जनरल रूल्स। इसके चार ऑप्शन है: ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ फैक्ट इज रेलिवेंट बट नॉट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ। और इसका नेक्स्ट है ओपिनियन ऑन द मैटर ऑफ लॉ इज रेलिवेंट बट नॉट ऑन द मैटर ऑफ फैक्ट। चौथा है ओपिनियन ऑन मैटर ऑफ फैक्ट एंड लॉ बोथ आर रेलिवेंट। ओपिनियन वेदर ऑन मैटर ऑफ लॉ और लॉ फैक्ट और लॉ इज इरेलीवेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? इसका आंसर हमारा आएगा डी। ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास सेवन्थ क्वेश्चन आता है। सेवन्थ में क्या है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई टू प्रीसीडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, या प्रीसीडिंग बिफोर, प्रीसीडिंग बिफोर क्या है इसके अंदर हमारा? सेवन्थ के अंदर देखिए कौन से वाला आएगा। प्रीसीडिंग बिफोर द आर्बिट्रेटर, सी है जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट, या ऑल द अबव। तो जो सेवन्थ है हमारा, इसका आंसर क्या होगा? सेवन्थ का हमारा आंसर होगा ये जो है, इसके अंदर सी आंसर होगा हमारा इसका। ठीक है। इसका क्या आंसर होगा? सी। अब एट्थ क्वेश्चन ये कहता है लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स टेनेंटिस और लेक्स फोरिस। बी में सी है लेक्स लोसी सॉल्यूशंस, और डी है लेक्स साइटस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा एट्थ वाले का? ये हमारा आंसर होगा बी।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है लॉ ऑफ एविडेंस इज ए सब्सटेंटिव लॉ। बी ऑप्शन है एन एडजेक्टिव लॉ। सी है बोथ ए एंड बी। और डी है नाइदर ए और नॉर बी। तो नाइन्थ का हमारा आंसर क्या होगा? नाइन्थ का हमारा आंसर क्या होगा कि लॉ एविडेंस क्या है? सब्सटेंटिव लॉ है, एडजेक्टिव लॉ है, या बोथ ए एंड बी है? इसका आंसर बी होगा हमारा। ऐसी फैक्ट्स कैन बी फिजिकल फैक्ट। 10th क्वेश्चन कहता है या जो फैक्ट्स हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्ट होते हैं, या फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल दोनों होते हैं, या ओनली फिजिकल फैक्ट होते हैं, नॉट साइकोलॉजिकल लॉ होते हैं। तो इसका हमारा कौन सा आंसर आएगा? इसका हमारा आंसर आएगा सी, कि जो फैक्ट्स हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। 11th क्या है? अंडर द एविडेंस एक्ट मीन्स फैक्टम प्रोबेंडम, फैक्टम प्रोबेंटस, और बोथ फैक्टम प्रोबेंडम्स एंड फैक्टम प्रोबेंस, और नन ऑफ द अबव। तो 11th का हमारा क्या आंसर होगा? बी। इसी तरह से 12th क्वेश्चन है हमारा। ट्वेल्थ के अंदर क्या है? फैक्ट इन इशू मीन्स फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस विच इज एडमिटेड बाई पार्टीज, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस विच इज डिस्प्यूटेड बाई द पार्टीज, फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस विच इज नॉट डिस्प्यूटेड बाई द पार्टीज, ऑल द अबव। तो फैक्ट इन इशू का क्या मतलब होता है? तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? बी होगा हमारा, कि फैक्ट एग्जिस्टेंस और नॉट एग्जिस्टेंस विच इज डिस्प्यूटेड बाई द पार्टीज। 13 क्वेश्चन कहता है एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट मीन्स एंड इंक्लूड ऑकुलर एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑकुलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, या ऑकुलर एविडेंस बट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट एविडेंस। तो इन चारों में से 13 का हमारा आंसर क्या होगा? सी, कि इसमें दोनों आते हैं, ऑकुलर एविडेंस भी आते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम 14th क्वेश्चन देखते हैं कि पोजीशन proposition under evidence acts are affidavit is a evidence, everything produced before the court for inspection is evidence। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट में हम देखते हैं। एनीथिंग ऑफ विच जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन इज एविडेंस। तो यहाँ पे हमारा इनके अंदर से कौन सा ऑप्शन आएगा? ए बी सी डी ई एफ हमको दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा आएगा हमारा? 14 के अंदर डी। 15 क्या है? प्रूफ ऑफ फैक्ट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट एंड नोट अपॉन द probability of its existence, not upon the accuracy of the statement but upon the probability of its existence, artificial probative value assigned to a fact, और rigid mathematical demonstration। तो 15 का हमारा आंसर क्या होगा? बी। इसी तरह से हमारा 16 है। 16 में हमारा क्या है? Standard of proof in civil and criminal case is the same. Criminal case is much more higher than in the civil case. जो standard of proof है, criminal case is lower than a civil case. Either A और C are correct. तो 16 का आंसर क्या होगा हमारा? उसका होगा बी, की क्रिमिनल केस के अंदर जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो हायर होना चाहिए इनके इन कंपेरिजन टू सिविल केस। फिर हमारा 17 है कि प्रिजम्पशन अंडर दी
लॉ ऑफ एविडेंस आर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, बोथ ए एंड बी, ओनली ए बी एंड नॉट ए। तो 17 का हमारा आंसर क्या होगा? सी। प्रोपोजिशन अंडर एविडेंस एक्ट्स आर presumption of facts are always rebuttable, presumption of facts can be either rebuttable or irrebuttable, presumption of law are always irrebuttable, presumption of law can be either rebuttable or irrebuttable, which true of the above proposition। तो इसके अंदर से कौन सा आंसर होगा हमारा 18 के अंदर? ये हमारा होगा बी। इसी तरह से 19 है, अंडर दी लॉ ऑफ एविडेंस द रेलिवेंट फैक्ट्स must be legally relevant, must be logically relevant, must be legally and logically relevant, must be legally and logically relevant and admissible। तो 19 का हमारा आंसर क्या होगा? ए। इसी तरह से 20 क्या है? रेलिवेंसी इज क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज एट एनी टाइम, कैन बी रेज एट एनी टाइम। और बी है क्वेश्चन ऑफ लॉ बट कैन बी रेज एट दी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। सी है इसका क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कैन बी वेव्ड। क्वेश्चन ऑफ डी है क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर विच कैन बी वेव्ड। तो हमारा इसका कौन सा होगा 20 का आंसर? ये होगा हमारा ए, जो हमारा पीछे चला गया, इसका आंसर ए होगा। ठीक है ना। ऐसे 21 क्या है? क्वेश्चन ऑफ मोड ऑफ प्रूफ इज ए क्वेश्चन ऑफ लॉ विच कैन बी रेज at any time, a question of procedure but has to be raised at the first opportunity and stand waived if not raised at the first opportunity, a question of procedure and can be raised at any time, a mixed question of law and fact। तो क्वेश्चन ऑफ मोड ऑफ प्रूफ, तो इसके अंदर 21 का हमारा आंसर क्या होगा? बी, कि ए क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर बट हैज़ टू बी रेज एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड स्टैंड वेव्ड इफ नॉट रेज एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस? डॉक्यूमेंट इम्प्रॉपरली प्रोड्यूस, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बाय इलीगल मीन्स, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी। तो 22 का आंसर क्या होगा हमारा? डी। 23 का आंसर हमारा होगा बी, सॉरी 23 का हमारा आंसर होगा बी। 23 का हमारा आंसर होगा बी, कि नहीं सॉरी 22 का था ना हमारा, 22 का हमारा आंसर आ जाएगा डी ही है। ठीक है ना। 23 क्या है? द फैक्ट विच फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन। 23 का हमारा कौन सा आंसर होगा? अंडर सेक्शन 5, 6, 7 और 8। तो ये जो है ये हमारे होते हैं सेम ट्रांजेक्शन वाला जो होता है वो बी का आ जाएगा सेक्शन 6 के अंदर। फिर सेक्शन 24 क्या कहता है? फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट, इट इज़ दिस इशू एंड हैव occur at the same time and place, it is issue and bar may be occur at the different time and place, thou note in the issue and may have occur at the same time and place or note at the different time and place, thou note in the issue but have occur at the same time and place। तो 24 का आंसर क्या होगा हमारा? 24 का आंसर हमारा क्या होगा? 24 का हमारा आंसर होगा सी, कि द नोट इन इशू एंड मे हैव अक्कर एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम एंड प्लेस। और फिर 25 क्या है? सेवरल क्लासेस ऑफ फैक्ट विच आर कनेक्टेड विद द ट्रांजेक्शंस इन ए पर्टिकुलर मोड आर रेलिवेंट। कौन से सेक्शन के अंदर आएगा 25 वाला हमारा? सेक्शन 8 के अंदर। 25 का जो है 28 का अंडर सेक्शन 7, सॉरी, कि सेवरल क्लासेस ऑफ फैक्ट विच आर कनेक्टेड विद ट्रांजेक्शन इन ए पर्टिकुलर मोड आर रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटिव एंड प्रिपरेशन
एंड कंडक्ट्स आर एलिमेंट अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन के अंदर आते हैं ये सारे आते हैं सेक्शन 8 के अंदर। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 26 से आगे के क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यू के वो कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।